अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि ग्रीन सिग्नल कब हो गया। अनजान बनते हुए मनीष बोला। तो सुजाता ने खा जाने वाली नज़रों से उसे ऐसे घूर कर देखा कि वह झेप गया। पीछे से जब उस कार वाले ने हॉर्न मारा तो मनीष ने हड़बड़ाकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी, वरना उसे उस कमसीन उम्र की लड़की को ताड़ने के चक्कर में ख्याल ही नहीं गया कि सिग्नल ग्रीन हो चुका है। मनीष के हाथों को दबाकर सुजाता ने कई बार इशारा भी किया, परंतु सियार की तरह ध्यान टिकाए वह उस स्कूटी वाली लड़की को घूरे ही जा रहा था। लग रहा था जैसे आंखों से ही उसे चबा जाएगा। बेचारी वह लड़की कितनी अनकंफर्टेबल हो रही थी। आप ही सोचिए, आपको कोई एकटक घूरता ही जाए तो कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। तभी तो ग्रीन सिग्नल होते ही वह लड़की एकदम से फुर्र हो गई। मनीष, तुम में ज़रा भी शर्म लाज नाम की चीज़ है या नहीं? मेरी छोड़ो, लेकिन कम से कम लोगों के बारे में तो सोचते। क्या सोचते होंगे वे तुम्हारे बारे में? कैसे सोचेंगे? आदत से मजबूर जो हो। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि छी। अपना बैग सोफे पर पटकते हुए सुजाता कमरे में चली गई। आज उसे सच में बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। जाने क्या सोचती होगी वह लड़की मनीष के बारे में। जब लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो पास खड़ी उसकी स्कूटी वाली लड़की को मनीष घूर घूर कर देखने लगा, और वह लड़की बार बार कभी अपने कपड़े नीचे खींच रही थी तो कभी अपने अधखुले पैर को समेट रही थी। मगर ये बेशर्म आदमी, हद है। आखिर ये मर्द इतने छिछोरे टाइप क्यों होते हैं? कहते हैं आजकल की लड़कियों में संस्कार नाम की चीज़ नहीं बची। कैसे कैसे कपड़े पहनकर निकल जाती हैं। लेकिन लड़कियों की फटी जीन्स पर भाषण देने वाले ये मर्द जब लड़कियों के कपड़े के अंदर ताक झांक करते हैं तब उन्हें अपने संस्कार याद नहीं आते। बेड पर पिलो को पटकते हुए सुजाता बड़बड़ाई। किसी खूबसूरत लड़की पर नज़र पड़ी नहीं कि लोमड़ी की तरह उसे ललचाई नज़र से देखने लगता है। और तो और खूबसूरत लड़कियों को देखते ही कॉम्प्लीमेंट देने का भी मन होने लगता है इसे। मुझे शर्म आती है, पर इस बेशर्म इंसान को ज़रा भी शर्म नहीं आती। ये भी नहीं सोचता कि उस जगह पर उसकी बेटी या बहन भी हो सकती है। वह लड़की भी तो किसी की बेटी या बहन होगी। कितना खुश होकर वह मनीष के साथ घूमने निकली थी। सोचा था कि पिक्चर देखने के बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएगी, फिर ढेर सारी खरीदारी भी करेगी। लेकिन मनीष के गंदे व्यवहार से मन खींच उठा उसका। सॉरी, सुजाता का हाथ पकड़कर मनीष बोला तो ज़ोर से उसने उसका हाथ झटक दिया और रसोई में आकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। सुजाता, अब माफ़ भी कर दो ना, अपने कान पकड़ते हुए मनीष बोला। सच कहता हूँ कि मैं उस लड़की को नहीं देख रहा था डार्लिंग। वो तो मैं। अच्छा छोड़ो, देखो कान पकड़कर मैं फिर से तुम्हारा सॉरी बोलता हूँ। अब गुस्सा थूक भी दो ना प्लीज़। लेकिन आज सुजाता का पारा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था, इसलिए माफ़ करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। खाना रहने दो, चलो बाहर खाकर आते हैं। मनीष की बात पर सुजाता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अच्छा, ताकि तुम्हें फिर लड़कियों को घूरने का मौका मिल जाएगा, है ना? चाकू को सब्जी पर पटकती हुई सुजाता बोली। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम किस टाइप के इंसान हो, क्योंकि बातें तो तुम बड़ी शराफत की करते हो, लेकिन खूबसूरत लड़कियों व महिलाओं को देखते ही तुम्हारी सारी शराफत हवा क्यों हो जाती है? और कोई लड़की ज़रा हाय हेलो प्लीज़ क्या बोल देती है, तुम तो उस पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हो। लेकिन पत्नी ज़रा एक बैग उठाने को बोल दे तो नौकर समझ रखा है क्या? आंखें दिखाते हो। आखिर क्या है उन बाहर की औरतों में जो मुझ में नहीं है? दुखी होते हुए सुजाता बोली। खूबसूरत सुजाता बन संवर कर चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, पर रसिया मनीष बाहर की लड़कियों को घूरने से बाज नहीं आता था। एक जवान बेटी के बाप होने के बाद भी खूबसूरत महिलाओं को देखना, उसे दोस्ती करना मनीष की आदत हो गई थी। उसका सोचना था कि बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, पर गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता, और आदमी तो साठा में भी पाठा। वैसे मनीष को देखकर उसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि उसने अपने आप को खूब अच्छी तरह से फिट और मेंटेन कर रखा था। बोलो ना, क्या सोचने लग गए? क्या है उनमें जो मुझ में नहीं है? सुजाता ने फिर वही बात दोहराई। मेरी जान, कैसे समझाऊं तुम्हें?
घर का खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, बाहर के खाने की बात ही कुछ और होती है। मुस्कुराते हुए मनीष बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सुजाता से टकराई एकदम से मुंह बना लिया। ज़्यादा मुंह ना बनाओ, बता रही हूँ मैं। अपनी करनी से खुद तो एक दिन मुसीबत में फंसोगे ही, साथ में हमें भी ले डूबोगे। बोलकर जिस तरह से उसने गरम कढ़ाई में सब्जी का छौंक लगाया, मनीष को समझते देर नहीं लगी कि अब यहाँ से खिसक जाने में ही उसकी भलाई है। लेकिन यह भी पता है उसे, सुजाता का गुस्सा एक उबाल के बाद शांत भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा फूंक मारो तो और छिटकने लगती है। सुजाता की यही कमज़ोरी है। पहले तो वह अपने पति को सिर पर बिठा लेती है, इतना प्यार और केयर करने लगती है कि पूछो मत। लेकिन जब गुस्सा चढ़ता है तो इज्जत भी उतार कर रख देती है, और मनीष उसकी इस आदत का खूब अच्छी तरह से फ़ायदा उठाता है। रसोई में झन पटक की आवाज़ सुनकर मनीष अपने मन में ही सोचने लगा, अब भंवरे भी कभी फूलों से दूर रह सकते हैं भला? वह तो बने ही हैं फूलों के आगे पीछे मंडराने के लिए। मगर सुजाता यह बात समझती ही नहीं है। खूबसूरत लड़कियों को देखना, उसे घूरना तो हम पुरुषों का जन्म सिद्ध हक है, तो कैसे कोई एक नारी ब्रह्मचारी बना रह सकता है? और यह बात एक सर्वे में भी सिद्ध हो चुकी है कि प्रतिदिन किसी भी महिला को 10 मिनट तक निहारना हम पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता ही है, दिल की बीमारियों का भी खतरा नहीं होता। तो बताओ, क्यों ना घूरे हम महिलाओं को? लेकिन उधर सुजाता गुस्से से लाल पीली हुई, ये सोचकर गरम तवे पर रोटी सेके जा रही थी कि ये मर्द जात कुत्ते की दुम है, कभी सीधी हो ही नहीं सकती। एक जवान बेटी का पिता होते हुए भी ऐसी छिछोरी हरकत करते इसे जरा भी शर्म नहीं आती। हाँ, हूँ मैं एक जवान बेटी का बाप, तो क्या हो गया? तो क्या मैं अपने सारे अरमान मिट्टी में दबाकर रख लूँ? बाबू मोशाय, जिंदगी तो जीने का नाम है रे, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं? अपनी सोच पर इतराते हुए मनीष मुस्कुराया और एक फीमेल फ्रेंड से चैटिंग करने लगा। जैसे ही उसने सुजाता के आने की आहट सुनाई पड़ी, फ़ोन बंद कर मुंह बनाकर बैठ गया। ऐसी बात नहीं है कि मनीष को अपने परिवार की फिक्र नहीं है। बहुत प्यार करता है वह अपनी बीवी बच्चे से। देश विदेश घुमाना, होटलों में खिलाना, शॉपिंग करवाना, सब करता है अपने परिवार के लिए। कभी कभी सुजाता बोर हो जाती है, कहती है कि उसकी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, क्या करेगी वह और कपड़े खरीद कर। लेकिन मनीष कहता है औरतों को फैशन के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। मनीष का फंडा है कि बीवी की हर ज़रूरतें पूरी करते रहो, उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। उसका मानना है कि बाहर वाली को पटाना है तो पहले घर वाली को खुश रखो। चलो, खाना बन गया है, बोलकर सुजाता कमरे में पड़े सुबह के जूठे कप उठाते हुए भुनभुनाते हुए बोली। यहाँ लोगों को ज़रा भी लज्जा नहीं है कि चाय पीकर कम से कम जूठा कप तो सिंक में ही रखा है। सुजाता का इशारा मनीष की तरफ था, लेकिन आज उसे चुप रहने में ही अपनी भलाई लगी। सो उठकर वह सीधे जाकर खाने की टेबल पर बैठ गया। कहा भी गया है कि एक चुप 100 सुख, इसलिए सुख पाना है तो चुप रहो बेटा। मन में बुदबुदाते हुए मनीष मुस्कुराया, जो सुजाता ने देख लिया। आह, बड़ी चवन्नी मुस्कान निकल रही है। मनीष की प्लेट में गरम रोटियां डालते हुए सुजाता भरनाई। सुधर जाओ, नहीं तो बता रही हूँ, तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी। सुजाता सिर्फ बोलती है, पर मनीष जानता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, और वह यह भी जानता है कि वह कभी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि खूबसूरत महिलाओं को वेस्टर्न कपड़ों में देखकर उफ जाने उसे कैसा होने लगता है। उनकी मनमोहक खुशबू में डूब जाना चाहता है। वह उनके रेशमी बालों में उलझ उलझ जाना चाहता है। खा क्यों नहीं रहे? कोई फिर से सपना देखने लग गए क्या? सुजाता ने टोका तो मनीष घबराकर रोटियां तोड़ने लगा। चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए उनके बीच, पर सुजाता मनीष का वैसे ही ख्याल रखती है। मनीष के लिए गर्म खाना, धुले और प्रेस किए हुए कपड़े, उसकी हर ज़रूरत का सामान सुजाता की पहली प्राथमिकता होती है। और ये बात मनीष भी अच्छी तरह जानता है कि सुजाता उसकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है। सुजाता भी समझती है
कि मनीष इतनी मेहनत अपने परिवार के लिए ही तो करता है। उनकी हर सुख सुविधाओं का कितना ख्याल रखता है वह, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। परंतु उसकी एक दो आदतें सुजाता को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो खूबसूरत महिलाओं के पीछे भागना और दूसरा शराब पीना। कितना समझाया है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि बल्कि महिलाओं को घूरना भी सेहत के लिए कम हानिकारक नहीं है, क्योंकि अगर किसी महिला ने जाकर उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया तो पुलिस के डंडे तो पड़ेंगे ही, नाम भी बदनाम हो जाएगा। मगर मनीष समझता ही नहीं। कभी कभी मनीष का व्यवहार सुजाता के लिए इतनी शर्मिंदगी भरा हो जाता है कि वह लाश से कट जाती है। अब वह कोई बच्चा तो है नहीं जो दो चार थप्पड़ लगाकर समझा दिया जाए। उस दिन अपने दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी में कैसे वह उस खूबसूरत औरत के साथ शराब के नशे में झूमने लगा था, ये भी नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत से सुजाता को कितना बुरा लग रहा होगा। और वह औरत भी कितनी बेशर्म थी जो मनीष की बाहों में लिपटी मज़े से थिरक रही थी। कौन थी वो औरत? जो भी हो, पर उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह शादीशुदा है। वैसे अब कहाँ पता चल पाता है कि उक्त महिला शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि सिंदूर, चूड़ियाँ और मंगलसूत्र पहनना तो अब बीते ज़माने की बात हो गई है। आज की महिलाएं काफ़ी आधुनिक बन चुकी हैं। वैसे इस बात से सुजाता को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद शादी का टैग लगाकर घूमना पसंद नहीं करती। लेकिन हाँ, जब उसे किसी पार्टी में जाना होता है तो कभी कभार स्टाइल के लिए मांग में ज़रा सा सिंदूर भर लेती है। वैसे भी सभी शादीशुदा हीरोइन बस फैशन के लिए ही तो मांग में सिंदूर भरती हैं। वैसे मनीष को भी इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तो खुद कहता है, ज़रूरत क्या है ये सब करने की, खुलकर जियो यार। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखते हुए सुजाता सोचने लगी कि मनीष की हर बात सही है, पर उसका औरतों को घूरना, उसके साथ फ्लर्ट करना उसे ज़रा भी पसंद नहीं। तभी पीछे से आकर मनीष ने उसे पकड़ लिया और कान में फुसफुसाते हुए बोला, मेरी जान चलो ना, कितनी देर लगा रही हो, तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है मुझे। अचानक से मनीष की पकड़ से सुजाता सिहर उठी। मन तो उसका भी मचला, पर एकदम से उसने अपना रुख बदल लिया। उफ, छोड़ो मुझे, और मेरे पास क्यों आए हो? जाओ ना अपनी उन दोस्तों के पास जिनके साथ हमेशा मोबाइल में चिपके रहते हो। बोलकर सुजाता ने कुहनी मारी तो मनीष ने और कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। छोड़ो ना मनीष, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, तुम बड़े वो हो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मनीष ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले गया। और सुजाता कुछ न बोल पाई। सुबह सुजाता के चेहरे पर ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई शिकवा शिकायत, बल्कि वह तो गुनगुनाते हुए अपने पति के लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाकर ले जा रही थी। अपनी प्यार भरी बातों से आज फिर मनीष ने अपनी भोली भाली पत्नी को शीशे में उतार लिया था। मनीष को ऑफिस भेजकर सुजाता रसोई में बाकी काम निपटाने लगी। तब तक सविता भी आ गई। सविता चुप नहीं रह सकती कभी भी। काम करते हुए ही पटर पटर बोलते रहना उसकी आदत है। सविता सविता नहीं बल्कि एक चलता फिरता टेप रिकॉर्डर थी। आस पड़ोस के घरों में क्या हो रहा है, किस पति पत्नी के बीच अनबन चल रहा है, किस सास बहू में टंटा हुआ है, किसकी बेटी भाग गई, सब रिकॉर्ड करके रखती है और जा जाकर दूसरे के घरों में सुनाती है। काम करते हुए रस ले लेकर वह आस पड़ोस के घरों की कहानियाँ बोलती रहती है और सब बड़े प्यार से सुनते हैं। सविता काम करने के तो पैसे लेती ही है, मसालेदार खबरें सुनाने के भी उसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। खुश होकर कोई उसे अपनी अच्छी भली साड़ियाँ, सूट दे देती हैं, तो किसी के घर से पुरानी लिपस्टिक, नेल पॉलिश या मेकअप का सामान मिल जाने पर वह झूम उठती है। अब दे भी क्यों ना, जब बिना मेहनत किए दूसरे तीसरे घरों का आंखों देखा हाल जो सुनने को मिल जाता है, तो इंसानों की फितरत में है दूसरों के घरों में ताक झांक करना। लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, जानने की लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है। लेकिन खुद के घरों में क्या हो रहा है ये उन्हें खुद पता नहीं होता है। सुजाता भी सविता के आने की बेसब्री से इंतज़ार करती ताकि आस पड़ोस की चटपटी खबरें सुनने को मिल सके। अपनी आदत के अनुसार आते ही सविता शुरू हो गई।
क्या बात कर रही है सविता? ठकुराइन चाची का अपनी बहू से झगड़ा हुआ? अच्छा, बहू उन्हें अब अपने साथ नहीं रखना चाहती? हाय, क्या ज़माना आ गया है देखो तो। लेकिन वह तो अपनी बहू की बड़ाई करते नहीं थकती थी। जब देखो मेरी बहू ये, मेरी बहू वो। सुजाता ने मुंह बिचकाया तो सविता कहने लगी, अरे दीदी, वह सब तो दिखावा था। असल में सास बहू एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहती हैं। सास कहती है कि निकल जाए इस घर से, और बहू कहती है कि तू निकल बुढ़िया। हम क्यों निकले? सच कहूँ दीदी, सही हुआ है उस ठकुराइन चाची के साथ। उस बुढ़िया ने अपनी बड़ी बहू का जीना हराम कर रखा था। तो देखो, मिल गया ना शेर को सवा शेर। अरे दीदी, इस ठकुराइन चाची को छोड़ो, अलका मैडम के बारे में सुनो। अरे वही पार्लर वाली। हाँ हाँ, बता ना क्या हुआ उसके साथ? सुजाता ने सांस रोककर पूछा। दीदी, सुना है कि उसके फेशियल से किसी को रिएक्शन हो गया। चेहरा सूजकर लाल हो गया बेचारी का। वह महिला तो अलका मैडम को पुलिस में ले जाने की धमकी देने लगी। ये क्या कह रही है तू सविता? पर तुझे ये सब कैसे पता चला? हैरानी से सुजाता बोली। आपको तो पता ही है कि अलका मैडम ने मुझ पर पार्लर से सामान चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था। हाँ, तो तभी से मैंने उनके घर का काम करना छोड़ दिया। लेकिन मेरे ही इलाके की एक औरत उसके घर काम करने जाती है। उसने ही बताया कि वह महिला अलका मैडम पर केस करने जा रही थी। फिर अलका मैडम ने उस औरत के सामने हाथ पैर जोड़े, अपने बच्चों की कसम दी। तब जाकर वह रुकी। पता नहीं, कुछ पैसे भी दिए होंगे शायद उसे, तभी तो वह पुलिस के पास नहीं गई। अच्छा हुआ सारी बेईमानी एक बार में निकल गई। सच कहती हूँ दीदी, बड़ा मज़ा आया सुनकर कि उसकी सारी अकड़ ढीली हो गई। एक लंबी सांस छोड़ते हुए विजयी मुस्कान के साथ सविता बोली, अपने आप को बड़ी ऐश्वर्या राय समझती थी। सविता की बात पर सुजाता की हंसी छूट गई। वैसे सुजाता को भी खूब मज़ा आ रहा था अलका की बुराई सुनकर। उसके बुरे व्यवहार के कारण ही तो सुजाता ने उसका पार्लर जाना छोड़ दिया था। और अलका मैडम के पति भी तो एकदम गिरा हुआ इंसान है। सविता फिर शुरू हो गई। आज सुबह जब मैं काम पर आ रही थी तब वो मुझे ऐसे देखने लगा कि क्या कहूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे खा ही जाएगा। मैं भी उसके सामने थू करके आगे बढ़ गई। अच्छा किया ना दीदी, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। बोलकर सविता जिस तरह से हंसने लगी, सुजाता को अच्छा नहीं लगा। सच कहूँ, ये मर्द जात बड़े छिछोरे होते हैं। औरत या लड़की देखी नहीं कि इनके मुंह से लार टपकने लगती है। अच्छा अच्छा, चुप हो जा, अब बहुत बोलती है तू। सुजाता ने डपटा तो वह चुप हो गई। लेकिन सुजाता का सिर भारी होने लगा। सुन, तेरा काम पूरा हो जाए तो एक कप चाय बनाती जाना, मेरा सिर भारी हुआ जा रहा है। बोलकर सुजाता मैगज़ीन उठाकर उसके पन्ने पलटने लगी। लेकिन उसके चेहरे के आगे उस स्कूटी वाली लड़की का चेहरा नाचने लगा, जिसे मनीष गंदी नज़रों से ताड़ रहा था और वह उससे बचने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की का मन भी तो मनीष के मुंह पर थूकने का कर रहा था। सोचकर सुजाता शर्म से ज़मीन में गड़ गई। अपनी ज़िंदगी में हर एक लड़की को एक ना एक बार इस परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता है। कभी कभी तो करीबी दोस्त या परिवार का ही कोई सदस्य लड़कियों का शोषण करता है और वह कुछ बोल नहीं पाती है। एकाएक सुजाता को वर्षों पुरानी बात याद हो आई और उसका मन कड़वाहट से भर उठा। वह और उसकी दोस्त सुप्रिया एक ही स्कूल में साथ पढ़ती थी। दोनों का साथ आना जाना पढ़ना होता था। चूँकि दोनों का घर आसपास ही था तो अक्सर दोनों एक दूसरे के घर भी आया जाया करती थी। लेकिन उसे बुरा लगता जब सुप्रिया का भाई उसे गंदी नज़रों से घूरता। वह तो उसे अपने भाई की तरह मानती थी, लेकिन वह उस पर बुरी नज़र रखता था। एक बार अकेले पाकर सुजाता के साथ वह गलत हरकतें करने लगा। सुजाता चिल्लाती रही, भैया छोड़ो मुझे। तब सुजाता 16 साल की थी। कितनी मुश्किल से वह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी थी। वह जानती है। घर आकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि जानती थी कि उसका घर से निकलना बंद करवा दिया जाता। हो सकता था कि उसका स्कूल भी छुड़वा दिया जाता, इसलिए उसे चुप रहना ही बेहतर लगा। लेकिन आज सोचती है तो लगता है कि गलत किया। मारना चाहिए था पकड़कर उसे, शोर मचाना चाहिए था, ताकि लोगों को पता तो चलता कि वह कितना घटिया इंसान है। लेकिन एक डर कि उसकी बदनामी हो जाएगी। हमारे समाज में दोषी
वह नहीं होता जो लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके साथ गलत करता है, बल्कि दोषी तो लड़की होती है, क्योंकि उसे घर से नहीं निकलना चाहिए था। हमारे समाज में अपराधी आज़ाद घूमते हैं और निर्दोष को घर में कैद कर दिया जाता है। दरवाजे की घंटी से सुजाता अतीत से वर्तमान में आ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने उसका पति मनीष खड़ा मुस्कुरा रहा था। आ गए तुम? और ये हाथ में क्या है? मनीष के हाथ में गुलाबी पन्नी से लपेटा एक पैकेट देखकर सुजाता पूछ उठी। अब अंदर भी आने दोगी या यहीं खड़े खड़े सवाल जवाब करोगी? मनीष ने कहा तो सुजाता जरा साइड हो गई। खोलकर देखो तो इसमें क्या है? गुलाबी पन्नी से लपेटा पैकेट सुजाता की ओर बढ़ाते हुए मनीष उसके चेहरे के आते जाते भाव को पढ़ने लगा। वाह मनीष, इसमें तो आईफोन है। मेरे लिए? सुजाता ने पूछा। तो आंखों के इशारे से मनीष बोला कि हाँ, ये फ़ोन उसके लिए ही है। ओह, आई लव यू सो मच मनीष, कहकर उसने मनीष को गले से लगा लिया। लेकिन ये मोबाइल तो बहुत महंगा लगता है। कितने का आया है बताओ? तुम आम खाओ ना, गुठली क्यों गिनती हो? मनीष ने कहा। गिनूंगी, बताओ कहाँ से आए इतने पैसे? सुजाता तो मनीष के पीछे ही पड़ गई कि आखिर अचानक उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। बोलो ना मनीष, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। रखो अपना मोबाइल अपने पास। सुजाता ने मुंह बनाया। अरे भाई, एरियर मिला था, उसी पैसे से लेकर आया हूँ। तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है, बात करते करते कट जाता है, तो इसलिए नया ले आया। और अगले महीने तुम्हारा बर्थडे भी तो आ रहा है ना, तो गिफ्ट समझ कर रख लो, मनीष ने कहा। तो सुजाता उससे लिपट गई, ये बोलकर कि वह उसका कितना ख्याल रखता है। हम और तुम बात बात पर मुझे गालियाँ देती रहती हो। ज़रा किसी लड़की को देख क्या लेता हूँ, आंखें दिखाने लगती हो, जबकि जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तो एक नारी ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, लेकिन तुम भी ऐसी वैसी हरकतें मत किया करो, बोलकर सुजाता हंस पड़ी। सुजाता जानती थी कि वरुण से कभी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन डर इस बात का है कि कोई उसे मूर्ख ना बना दे। कितनों को देखा है लड़कियों के चक्कर में कंगाल बनते हुए। सुबह वरुण को ऑफिस सुबह मनीष को ऑफिस भेजकर रोज की तरह वह अपने काम में लग गई। सर, मैं आई कम इन? मनीष की कैबिन के बाहर खड़ी एक लड़की बोली। मनीष किसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी था, इसलिए बिना देखे ही उसने इशारों से उसे अंदर आने को बोल दिया। थैंक यू सर। उस लड़की की मधुर खनकती आवाज़ जब मनीष के कानों में पड़ी और उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा, तो भला की सुंदर उस लड़की पर मनीष की नज़र टिक गई। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों से होठ, रेशमी बाल जो उसके गोरे गोरे मुखड़े पर अटखेलियाँ करते हुए कभी उसकी आँखों को, तो कभी गालों को, तो कभी उसके गुलाब सी पंखड़ियों से अधरों को छू रही थी, और जिसे वह बार बार अपने कोमल के हाथों से हटाने की असफल कोशिश कर रही थी। सर, मैं नंदिनी राय हूँ। जब उस महिला ने अपना नाम बताया तो मनीष की सुस्ती तुरंत फुर्ती में बदल गई। बोलिए मैडम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? नंदिनी के चेहरे पर से नज़रें हटाते हुए मनीष ने कहा। सर, मुझे अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए बैंक से 8 से 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। नंदिनी बोले जा रही थी, पर मनीष उसकी मोहक खुशबू में सराबोर हुए जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह यूं ही बोलती रहे और वह उसे ऐसे ही देखता रहे। सर, क्या मुझे बैंक से लोन मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम। हम यहाँ बैठे किस लिए हैं? आपकी सेवा में। मेरा मतलब है कि आप जैसों की सेवा के लिए ही ना। उसकी आंखों में झांकते हुए मनीष बोला। वैसे लोन तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए गारंटर का होना ज़रूरी है। ऐसे हम किसी को लोन नहीं दे सकते। लेकिन नंदिनी कहने लगी कि वह इस शहर में अभी कुछ महीने पहले ही रहने आई है, यहाँ किसी को ज़्यादा नहीं जानती। नंदिनी आगे और कुछ बोलती कि मनीष बीच में ही बोल पड़ा। आपकी बात सही है मैडम, लेकिन यह तो बैंक का रूल है, हम बिना गारंटर के किसी को भी लोन नहीं दे सकते, बोलकर वह हंस पड़ा। ठीक है सर, तो फिर मैं चलती हूँ।
खड़ी होती हुई नंदिनी बोली। वह समझ गई कि इस बैंक में उसे लोन नहीं मिलने वाला, इसलिए उसे अब किसी दूसरे बैंक का रुख करना पड़ेगा। क्या बात है, आज बड़े चुपचाप लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? खाना खाते समय मनीष को चुप देखकर सुजाता ने पूछा तो वह यह बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया कि आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, इसलिए ज़रा थकावट हो रही है। बेचारा ऑफिस में पूरे दिन खटता रहता है और मैं पागल फिर भी इससे लड़ती रहती हूँ। कितनी बुरी हूँ मैं अभी। अपने मन में ही सोच सुजाता पछतावे से भर उठी। लेकिन मनीष ये सोचकर गुस्से से भर उठा कि वह भी ना एक नंबर का बेवकूफ़ है। इतनी सुंदर लड़की खुद चलकर उसके पास आई और वह उसे इतनी आसानी से जाने दिया। हाउ कैन? और कुछ भी तो नहीं जानता वह उसके बारे में कि वह कौन है, कहाँ रहती है। अरे कम से कम उसका फ़ोन नंबर तो ले लिया होता। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और गारंटर का क्या है, अपने किसी दोस्त को बना देता या खुद मैं भी तो बन सकता था ना। अरे कौन सा वह बैंक के पैसे लेकर भाग जाती। सही कहती है सुजाता, मैंने पिछली रोटी खाई है तभी मेरा दिमाग सही समय पर काम नहीं करता। अपने मन में ही सोच मनीष अफसोस से भर उठा। रात में कितनी देर तक उसे नींद नहीं आई, फिर जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह सुजाता ने उठाया, तब जाकर उसकी आंख खुली। चाय पीते हुए भी वही सब बातें सोचने लगा। आज उसका ऑफिस जाने का जरा भी मन नहीं हो रहा था, पर जाना तो पड़ेगा ही। सो खा पीकर वह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया और सोचने लगा, काश नंदिनी एक बार फिर उसे मिल जाए तो इस बार उसे जाने नहीं देगा। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए पर नंदिनी नहीं आई। एक दिन अचानक एक अनजान नंबर से मनीष के फ़ोन पर फ़ोन आया तो उसने उठा लिया। वह अभी हेलो बोलता कि सामने से वही मधुर आवाज़ सुनकर उसका रोम रोम सिहर उठा। नंदिनी कहने लगी कि क्या कल वह उससे मिलने बैंक आ सकती है। मनीष अभी बोलने ही जा रहा था कि वह तो खुद उससे मिलने को बेचैन है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया क्योंकि इतनी जल्दी वह शिकारी को अपने जाल में नहीं फंसाना चाहता था। पहले थोड़ा दाना डालेगा, फिर वह खुद ब खुद उसके जाल में फंसती चली जाएगी। सर आपने बताया नहीं, क्या मैं कल आपसे मिलने आ सकती हूँ? नंदिनी ने फिर वही बात दोहराई तो मनीष ने बड़े ही शालीनता से हाँ में हाँ जवाब देकर फ़ोन रख दिया। लेकिन उसके दिल में जो हलचल मची थी नहीं बता सकता था। कई दिनों से मनीष को गुमसुम उदास देखकर सुजाता को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज बाथरूम में उसे गुनगुनाते देखकर सुजाता को हैरानी तो हुई पर खुश भी थी कि मनीष खुश है। ऑफिस पहुंचकर मनीष बेकरारी से नंदिनी के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद मैसेंजर ने आकर बताया कि एक लड़की उससे मिलना चाहती है, भेज दो। कहकर मनीष नंदिनी के सपनों में खो गया। तभी उसकी खनकती आवाज़ से मनीष की तंद्रा टूटी और जब उसने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग सर कहा तो मनीष को जैसे जोर का करंट लगा। गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट। मनीष ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। थैंक यू सर बोलकर वह कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी कि वह एक दो बैंक गई थी लोन मांगने, पर कहीं भी उसका काम नहीं बना, लेकिन अगर आप मेरी हेल्प कर दे तो लोन मिल सकता है। वह कैसे मैडम? मनीष ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा। सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतने बड़े बैंक में मैनेजर हैं, देखने में आप इंसान भी अच्छे लग रहे हैं, तो कुछ तो मेरी हेल्प कर ही सकते हैं। सर मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, वरना मैं यूँ बैंकों के चक्कर नहीं काट रही होती। मैं जल्दी बैंक का लोन चुका दूंगी, यकीन कीजिए सर मेरी बात पर। नंदिनी की बात पर मनीष को कुछ कुछ विश्वास होने लगा कि सही बोल रही है। इसी तरह वो रोज़ किसी न किसी बहाने मनीष से मिलने लगी। अगर वह नहीं आ पाती तो सामने से मनीष ही उसे फ़ोन लगा देता। नंदिनी को अच्छे से जान लेने के बाद कि सच में इसको पैसे की ज़रूरत है, मनीष खुद गारंटर बनकर उसे बैंक से लोन दिलवा देता है। इधर मनीष की मदद पाकर नंदिनी उसकी शुक्रगुजार हो जाती है और वह उसके लिए अपने हाथों का बना व्यंजन लेकर आती है। इसी तरह दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही है और जिसका फ़ायदा नंदिनी खूब अच्छे से उठाने लगती है। अब मनीष की शाम नंदिनी की बाहों में बीतने लगती है और जब सुजाता उससे
देर से आने का कारण पूछती है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर वह उसे टाल देता है। जैसे कि आज ऑफिस में बहुत काम था, बॉस के साथ ज़रूरी मीटिंग चल रही थी, क्लाइंट के साथ बिजी था, बोलकर सुजाता को बहला देता और उसे लगता कि मनीष सही कह रहा है। उस रोज़ मनीष की शर्ट की जेब में पिक्चर की 2 टिकटें देखकर सुजाता चीख पड़ी। मनीष, मनीष, ये तुम्हारी जेब में पिक्चर की 2 टिकट क्या चल रहा है? मूवी की टिकट? अरे वो तो मैं क्लाइंट के साथ ही गया था। पागल, बॉस ने कहा था कि क्लाइंट को खुश करने के लिए पिक्चर दिखा। अब बोलो बॉस की बात कैसे टाल सकता था मैं? जानती तो हो अगले साल मेरा प्रमोशन ड्यू है। क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी प्रमोशन हो? हद है भाई, बात बात पर शक करती हो मुझ पर। मनीष ने मुंह बनाया तो सुजाता को भी लगा कि वह बेकार में उसके पीछे पड़ी रहती है। मनीष को लग रहा था कि वह सुजाता को चकमा दे रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि नंदिनी उसे चकमा दे रही थी। वह एक नंबर की फ्रॉड थी। उसने कितनों को ठगा था अब तक, और इस बार मनीष की बारी थी। मनीष अपने प्रमोशन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन अभी भी कई लोन एपीए जा रहे था, जिसके लिए रोज़ उसे अपने बॉस की डांट खानी पड़ती थी। वैसे तो नंदिनी को उसने कई बार कहा लोन भरने के लिए, लेकिन हर बार वो यही कहती गांव में उसका एक पुरानी पुश्तैनी घर है जिसे बेचकर वह एक साथ बैंक के सारे पैसे भर देगी। मनीष को उसकी बात सही लगती, मगर इधर कई दिनों से नंदिनी का कुछ अता पता नहीं था। ना तो वो उससे मिलने आ रही थी और ना ही उसका फ़ोन उठा रही थी। लेकिन जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा तो मनीष को लगा कि कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है, या कहीं उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब है। ये सोचकर वह उससे मिलने उसके घर चला गया। वैसे तो बैंक अधिकारी किसी के घर नहीं जाते जल्दी, लेकिन उस रोज़ नंदिनी के बहुत ज़िद करने पर वह उसके घर चला गया था। 2 कमरे के छोटे से घर में वह अकेली रहती थी। बताया था उसने कि उसके माँ बाप का निधन हो चुका है, शादी हुई पर पति से उसका डिवोर्स हो चुका है और अब वह अपने जीवन में अकेली है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था, इसलिए अपना खुद का एक पार्लर खोलना चाहती थी, जिसके लिए उसे बैंक से लोन चाहिए। खैर, जब मनीष उसके घर पहुंचा तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका देख हैरान रह गया। हैरान इसलिए क्योंकि अपनी हर एक छोटी से छोटी बात वह उसे बताती आई थी, तो यह बात कैसे नहीं बताई कि वह कहीं जा रही है। वो कहाँ गई है, कब आएगी, कैसे पता करेगा, समझ नहीं आ रहा था उसे। तभी उसे सामने से एक अंधेड़ उम्र की औरत आती दिखी। एक मिनट मैडम, क्या आप बता सकती हैं कि इस घर में जो महिला रहती थी नंदिनी राय कहाँ गई हैं और कब आएंगी? पहले तो उस बुजुर्ग औरत ने मनीष को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर यह बोलकर आगे बढ़ गई कि उसे कुछ नहीं पता। मनीष ने फिर कई बार नंदिनी को फ़ोन मिलाया, पर वही स्विच ऑफ। कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? अगर ऐसा हुआ तो गया काम से मैं, अपने मन में ही सोच मनीष ने माथा पकड़ लिया। बहुत पता लगाया, लेकिन नंदिनी का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं मिला उसे। लेकिन एक रोज़ नंदिनी की सच्चाई जानकर मनीष को जोर का करंट लगा। उसने मनीष को जो जो बताया अपने बारे में सब झूठ था, यहाँ तक कि उसका नाम भी झूठा था। वह एक फ्रॉड थी जो लोगों को लूटने का काम करती थी। पहले वह लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती थी, फिर उसके पैसे लूटकर रफू चक्कर हो जाती थी। कितना समझाया था सुजाता ने, सुधर जाओ वरना खुद तो डूबोगे ही, एक दिन हमें भी ले डूबोगे। और ऐसा ही हुआ। मनीष हमेशा सुजाता की बातों को इग्नोर करता आया था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि वह कितना गलत था। लेकिन अब क्या, पैसे तो अब उसे अपनी जेब से ही भरने पड़ेंगे ना, वरना अपनी नौकरी से जाएगा। बड़ी हिम्मत करके जब उसने सुजाता को यह सारी बात बताई तो वह सिर पकड़कर बैठ गई। पूरी रात दोनों चिंता, अनिद्रा और तनाव के कारण करवटें बदलते रहे। अब 1-2 पैसे की बात तो थी नहीं, पूरे 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा वो इतनी बड़ी रकम। अब सुजाता भी क्या कर सकती थी, लेकिन गुस्सा तो उसे अभी भी बहुत आ रहा था। रात में कितना सुनाया था उसने मनीष को कि देख लिया ना अपनी करनी का फल, सुंदरता के पीछे भागने का नतीजा। उस पर मनीष ने अपने दोनों कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि अब कभी वह ऐसी गलती नहीं करेगा। अब गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। ये सोचकर सुजाता ने भी उसे माफ़ कर दिया
और अपने सारे गहने ये बोलकर उसके हाथों में पकड़ा दिए कि वह जाकर लोन की रकम भर दे, वरना प्रमोशन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, सुजाता को गले से लगाते हुए मनीष बोला। तो सुजाता ने चुटकी ली कि फिर कहीं किसी लड़की के फेर में ना पड़ जाना। पागल हो क्या? अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए मनीष बोला। गलती बार बार थोड़ी ही दोहराई जाती है। मैं तो एक नारी ब्रह्मचारी हूँ और रहूँगा। लेकिन गाड़ी में बैठते ही वह बड़ी कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, पागल, अब घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करेगा तो खाएगा क्या? गुनगुनाते हुए वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।